Hello. So let us start today's session. Your doubts, clearing your doubts is my responsibility. And in this series, I have got a question from Nirmal Sharma. Sir, I have a doubt in one set situation, one SRT situation. Please resolve it, sir. He was driving at high speed and suddenly some person was run over by his car and died. He now, dear Nirmal Sharma, not only this SRT, for any SRT, you think that you are standing there where the situation has arisen. In that situation, look around the resources and think about the actions. Now coming to this SRT, he was driving the car at fast speed. It's okay. It is not written that he has violated the speed limit. He may have been driving on a expressway. It is not given where he was driving. It is not given that he was driving in a busy lane. So first read the situation and understand clearly, focus on the written word. I have myself driven at 120 speed on expressway. So expressway speed limit is 120 and in the car also there is a setting at 120. You cross that limit, then it will start beeping, it will alert you. So it's not a crime at 120 driving at a fast speed in the designated lane or where the speed limit allows you to drive at that speed. So what crime he has committed? I don't think he has committed any crime. Now there have been cases, suddenly a person starts crossing the road or whatever it is, and he was run over. Now let the court decide the matter. If it is his fault, he will be punished. Law will take its own course. If it is not his fault, he will be released honorably, acquitted. So where is the problem? Now your reply, I will tell you what should be the reply in this case. As a law-abiding citizen, he surrendered to the police or he called at number 112, that is police. First aid देने का तो बचा नहीं because it is written that he died. So there is no question that he will give first aid. First aid तो जिंदा को दी जाती है, ये तो मर गया. तो उसके बाद में he will surrender to the police. फैमिली लॉयर को हायर करेगी, लॉयर आपकी बेल कराएगा और उसके बाद में मुकदमा चलेगा और अगर आपने गलती नहीं करी है तो आपका एक्विटल हो जाएगा. अब बात आई कि जो आदमी मर गया, तो अब मर गया के मतलब आप ये सोच रहे हो कि ये तो बहुत ही गरीब आदमी था. तो किस लेवल का आदमी था और इसकी क्या आपकी नीड्स हैं, अगर कोई फैमिली नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है, तो उसने उसको लुक आफ्टर करा. और कार का आपका इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस से पैसा जो जिसकी डेथ हो गई उसको पैसा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा.
तो अब सारी बात आप ये मान लो कि आपकी गलती थी, आप स्पीड पर ड्राइव कर रहे थे। ये स्पीड पर ड्राइव कर रहे थे करके आपके माइंड को कंडीशन करने की कोशिश करी गई है कि यू आर रॉन्ग। और नॉर्मली होता है यंग एज में, लड़के बाइक बड़ी तेजी से लेकर जाते हैं, बट वो कहाँ लेकर जाते हैं, दे आर वायलेटिंग द लॉ। तो वहाँ अगर आपके एक्सीडेंट करने से किसी की डेथ होती है तो जो इंश्योरेंस है वो तो मिलेगा, लेकिन आपको सज़ा भी मिलेगी, पनिशमेंट भी मिलेगा कानून से। तो आपके मन में ये डर बैठाने की कोशिश इस एसआरटी से करी गई है कि आपने लॉ का वायलेशन करा। लेकिन मैं कहता हूँ, और सुन लो अच्छे से, आप एसआरटी में देखो बहुत सारी ट्रिक्स छिपी होती हैं। तो जब तक एसआरटी को ध्यान से नहीं पढ़ोगे और रिटन वर्ड पे फोकस नहीं करोगे क्या लिखा है, तो आपकी एसआरटी गलत जा सकती है। और आप इतनी बात में कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपने समझ लिया कि यू आर ड्राइविंग एट ए फास्ट स्पीड एंड यू आर डूइंग ए अनलॉफुल एक्ट। मैं बता दूँ 120 पर मैं ड्राइव करके आया हूँ और सारे लोग करते हैं, बट दैट इज एन एक्सप्रेस वे। और जहाँ स्पीड लिमिट है हमें स्पीड लिमिट फॉलो करना है, और उसके बाद में वी आर केयरफुल। हाउ दैट मैन केम ऑन द रोड, ऑन द एक्सप्रेस वे और ऑन दैट हाईवे, तो ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। आदमी की डेथ हो गई, आपकी गाड़ी से टक्कर लग के डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट, आप 112 को इन्फॉर्म करोगे कि ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी से एक आदमी की एक्सीडेंट होकर डेथ हो गई है। वो आपको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, आपके पेरेंट्स लॉयर को बुलाएंगे, लॉयर केस फाइट करेगा, जो जमानत होनी होगी जमानत हो जाएगी आपकी बेल हो जाएगी। तो आई एम नॉट मेकिंग, यू सी, आई एम नॉट मेकिंग लाइट ऑफ दिस सीरियस दिस थिंग, समवन हैज डाइड, बहुत दुख की बात है। ए लाइफ हैज गॉन, इट्स वेरी सैड, वेरी सैड, एंड इट शुड नॉट हैव हैपेंड, बट इफ इट हैज हैपेंड तो व्हाट कैन बी डन। तो कंपनसेशन मिल जाएगा, आप उसकी फैमिली की जो भी मदद हो सकती है, हेल्प हो सकती है, वो आप कर दोगे, और कोर्ट में ट्रायल होगा, कोर्ट जो भी फैसला देगी वो आपको मानना होगा। क्लियर? इतना क्यों परेशान हो जाते हो इतनी छोटी छोटी सिचुएशंस पे। अब एक, देयर इज वन कैंडिडेट हु हैज सेंड मी ए फोटो ऑफ हिज कोट सूट फॉर इंटरव्यू। सो आई हैव टोल्ड हिम कि देखो, इंटरव्यू इज ए फॉर्मल ओकेजन, तो यहाँ आपका थोड़ा सा तो फॉर्मल आपको रखना पड़ेगा। नहीं कोट पहनना है, कोट मत पहनो, आप जा रहे हैं आजकल इसलिए कोट की बात आ रही है। टाई होनी चाहिए, लाइट कलर्ड शर्ट और डार्क कलर ट्राउजर्स, हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, शेव होना चाहिए, फॉर्मली ड्रेस होना चाहिए, जीन्स वगैरह में, और बिना शेव करे नहीं जाना है। तो ये शादी वाला सूट फॉर्मल में नहीं चलेगा। तो या तो आप कोई ब्लेज़र सस्ते मिल जाते हैं, ब्लेज़र ले लो, या कोई फॉर्मल डार्क कलर का कॉम्बिनेशन भी पहन सकते हो, सूट की ज़रूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन में कोट अलग और ट्राउज़र्स अलग, लेकिन फॉर्मल कलर की होनी चाहिए, प्रेफरेबली ब्लैक या डार्क कलर या डार्क ब्राउन, ये चल जाता है। तो थोड़ी ड्रेस के बारे में भी ध्यान रख लो कि हमें कौन सी ड्रेस पहननी है। अब नाउ युवराज सिंह has written, sir, your video is very helpful. My SSB is in February through NDA entry. Should you take mock interview, please, sir? So I have written in my reply, I don't conduct mock interview. There is no requirement also. What is important is your preparation of interview questions, which I keep posting in my videos. Just go through all of them. देखो बहुत सारे बच्चों को ये होता है, और सर मॉक इंटरव्यू, ये मॉक इंटरव्यू है क्या? मेरे अपने कैंडिडेट्स भी मॉक इंटरव्यू ले लो आप। देखो होता क्या है कि आपने 30, 40, 50 मिनट क्वेश्चंस पूछ लिए,
अब आपको आंसर आता है, आपको आंसर नहीं आता, ये तो मॉक इंटरव्यू हो रहा है, ये कोई करेक्शन क्लास तो हो नहीं रही है। तो वो टाइम का टोटल वेस्टेज है। व्हाट आई डू इज के एवरी डे और ऑन वट एवर डेज आई आस्क क्वेश्चंस। अब इनका रिप्लाई आप दो, जो नहीं आते उनको लिख लो, प्रिपेयर कर लो। पर्पज़ ये है कि आपका माइंड में क्या क्या स्टोर्ड है वो हमें चेक करना है। तो क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर आता है, वेरी गुड। करेक्शन की रिक्वायर्ड है, करेक्शन कर दिया। इनकम्प्लीट है या इनसफिशिएंट है तो आपको बता दिया कि इसके ऊपर आप और इन्फॉर्मेशन गेन करो। और तमाम मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, यू कैन गेन लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दोज वीडियोस। सोर्स बता दिया मैंने, मैं भी वहीं से देखता हूँ, इंटरव्यू ऑफिसर भी वहीं से देखता है। एक तो न्यूज़पेपर से और दूसरे है आपका इंटरनेट है, गूगल है, विकीपीडिया में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, डिफेंस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से मिल जाएगी आपको। तो प्रिपरेशन करो, ये मॉक इंटरव्यू की बात से कोई फ़ायदा नहीं है। इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको बताता ही रहता हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। जैसे ऐसे न्यूज़पेपर, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स जितना हो रहा है वो, और उनका एनालिसिस, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पता होना चाहिए। और अगर आपके पास थोड़ा सा डेटा भी है तो वो भी होना चाहिए, वो और अच्छी बात है। अब जो आपके लेक्चरेट के टॉपिक्स होते हैं, जो जीडी के टॉपिक्स होते हैं, तमाम आते रहते हैं, ग्रुप्स में आते रहते हैं, मैं भी बताता रहता हूँ। तो वो टॉपिक्स भी तो इंटरव्यू क्वेश्चन है, वह तो सब जीके करंट अफेयर्स के ऊपर ही तो आपके लेक्चर टॉपिक्स और ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स हैं। तो उनके आंसर प्रिपेयर कर लो, उनको भी देख लो आप। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पेज है, ओपिनियन पेज है, उसको बड़े अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ। तमाम नोट्स भी सर्कुलेशन में हैं टेलीग्राम ग्रुप्स में, बहुत नोट्स सर्कुलेशन में है। और मैं भी अपनी वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। और अगर रिक्वायरमेंट आपको लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि कुछ जीके करंट अफेयर्स, मैंने एक डाली थी पहले स्विफ्ट के ऊपर, जीके करंट अफेयर्स के ऊपर, लेकिन फिर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला नहीं। और फिर बहुत सारे चैनल और भी हैं, आप वो चैनल देख लो, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो जीके करंट अफेयर्स पे, पर्टिकुलरली जो आईएएस की तैयारी करा रहे हैं, वो चैनल्स आपके काफ़ी यूज़फुल है। तो वहाँ से आपको बहुत करंट अफेयर्स और इंटरव्यू और इन पर मिल जाएगा, और बच्चे उसी से तैयारी भी करते हैं, आप भी कर लो। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिक्वायरमेंट फॉर ए मॉक इंटरव्यू। बेटर थिंग इज दैट यू प्रिपेयर द क्वेश्चंस, दैट इज इम्पोर्टेंट। सुखद पांडे, good morning sir, my question is that what should be the strategy to clear the screening test, because in last 3 attempts I got screened out. How to do good in group discussion? सुखद पांडे, आप 3 बार स्क्रीन आउट हो गए। देखो सीधी सी बात है, सबसे पहली बात तो मैंने स्क्रीनिंग के ऊपर एक ने कैंडिडेट ने पूछा था कि सर रिलायबल है, ये क्या है क्या नहीं है, तो आई हैव टोल्ड इट इज़ नॉट रिलायबल एंड इट इज़ नॉट वैलिड, बट इट इज़ अ टेस्ट विच यू हैव टू क्रॉस। तो ये नदी तो आपको पार करनी ही करनी है, और अपने बूथे पर करनी है, और इसको पार करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो 3 पार्ट होते हैं स्क्रीनिंग के, पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बताया है, स्क्रीनिंग के 3 पार्ट हैं। पहला तो आपकी स्टोरी का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जो आप बोलोगे तो लोगों का ध्यान जाए कि अरे अच्छी स्टोरी लिखी है इसने, जो असेसर्स हैं उनको ये फीलिंग आए कि इसने अच्छी स्टोरी लिखी है, दिमाग क्लियर है, माइंड क्लियर है। एक तो हो गया कंटेंट। दूसरा है नरेशन आप ये समझो कि इट इज़ लाइक योर लेक्चरेट। जो कन्फर्मेटरी सीरीज़ का टेस्ट है, जो भी इंडिविजुअल टास्क आप कर रहे हो वो कन्फर्मेटरी सीरीज़ का टेस्ट है, पर्टिकुलरली जीटीओ की अगर हम बात करें। इंटरव्यू में साइक में तो इंडिविजुअल दे ही रहे हो आप, तो जीटीओ में पहले बेसिक सीरीज़ का होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद लेक्चरेट होता है। पहले बेसिक फिर कन्फर्मेटरी,
लेकिन यहाँ पहले कन्फर्मेटरी हो रहा है, बाद में बेसिक हो रहा है। तो लेक्चरेट जब जीटीओ का कन्फर्मेटरी सीरीज का टेस्ट है और जीटीओ असेसर बैठा है वहाँ पर, 3 असेसर में जीटीओ इज ऑल्सो देयर, तो आप खुद समझ लो कि जिस तरीके से आप बोल रहे हो साइक कंटेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और जीटीओ आपके नरेशन पर ध्यान दे रहा है, ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और कम्युनिकेशन स्किल्स आईओ भी देख रहा है, कॉन्फिडेंस आईओ भी देख रहा है आपका, और इतना बेसिक जीटीओ और आईओ भी जानते हैं साइक के बारे में कि इसकी स्टोरी सेंसिबल है या नहीं है। तो आप समझ लो कि 66% तो असेसमेंट आपका नरेशन तक हो गया। तो अब बात रही डिस्कशन की। तो डिस्कशन में एक तो ट्राई टू बी द फर्स्ट टू स्पीक। जब तक लोग सोच रहे हैं तो आप अर्ली बर्ड एडवांटेज आप ले लो, आप पहले सोच लो, बट देन यू हैव टू बी स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड शार्प फॉर दैट। अगर आप ही नहीं उतने स्मार्ट हो, उतने थोड़े ढीले हो, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाओगे। लेकिन फिर भी चलो मिस कर गए तो बी दी अर्ली इफ नॉट द फर्स्ट, जल्दी बोलो। और दूसरी टेक्निक मैं बताता हूँ आपके स्क्रीनिंग क्लियर करने के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो देखो, आपने स्टोरी बनाई, लिखी उस समय उतने टाइम में, और जब आप आके नरेशन कर रहे हो तो वो मेमोरी से आपको स्टोरी बोलनी है, पढ़ना ही तो नहीं है, तो मेमोरी से आपको बोलनी है। तो अगर उस स्टोरी में आपको लग रहा है कि कुछ प्लस माइनस आप कर सकते हो या करना ज़रूरी है, तो माइनर चेंज अगर कुछ है तो कर लो, क्योंकि यू आर नॉट रीडिंग आउट, यू आर रिकॉलिंग फ्रॉम योर मेमोरी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो आपने लिखा है उसकी वैलिडिटी नहीं रहती है, आप थोड़ा बहुत करेक्शन करके भी बोल सकते हो अगर बोलना चाहो। ऑल्दो आई से कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट आनी नहीं चाहिए। आप जब स्टोरी लिखो तो अच्छी स्टोरी लिखो, उसमें माइनर करेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों आनी चाहिए। लेकिन अगर आ गई और आपने कर लिया और आपने बोल लिया, बट माइंड इट नो मेजर चेंजेस, थोड़ा बहुत 1-2-4 शब्द आपने मेमोरी से बोल रहे हो तो थोड़े बहुत चेंज हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब बाकी लोग नरेशन कर रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनो उनकी स्टोरी को। और एम क्या है पूरा इसका डिस्कशन का, एक कंसेंसस स्टोरी बनाना एम है। तो जब सब नरेशन कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू स्टार्ट मेकिंग योर कॉमन स्टोरी एट दैट टाइम। वेट किस लिए कर रहे हो आप, समझ आ रही है बात। तो जब सब लोग नरेशन कर रहे हैं, आप अपने माइंड में कॉमन स्टोरी बनानी शुरू कर दो। तो जब तक लोग डिस्कशन करेंगे और कॉमन स्टोरी पे आने की बात करेंगे, आपकी कॉमन स्टोरी तो तैयार होगी ऑलमोस्ट। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस कॉमन स्टोरी में आएंगे, अदरवाइज प्रैक्टिस कर लोगे इस बात की तो आपकी कॉमन स्टोरी जो आपने बताई वही करीब करीब फाइनल हो जाएगी। अब कॉमन स्टोरी बनाने का क्या तरीका है, सबकी स्टोरी से जो लॉजिकल पॉइंट है वो एक्सेप्ट कर लो। सबके मतलब जो सही स्टोरीज आपको लग रही है, प्रोमिनेंट है, और जो मेजॉरिटी व्यू है, उन सारे व्यूज को इकट्ठा करके और आप प्रैक्टिस करो कि कॉमन स्टोरी आप बना लो। और उसके बाद में फिर आप उस कॉमन स्टोरी की तरफ लोगों को लेकर आओ कि फ्रेंड्स, majority of us have agreed about the sex, age and mood and action of this story में आप जो majority view is that people have agreed for this thing, so we can take this as a common story. लॉजिकली बात करो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉजिक और एग्रीमेंट। क्योंकि कंसेंसस बिल्ड कर रहे हो आप, यहाँ पर कोई डिबेट नहीं कर रहे हो कि दूसरे की बात काटनी है आपको और अपनी बात बतानी है। दिस इज नॉट अ डिबेट,
दिस इज अ कंसेंसस बिल्डिंग एक्सरसाइज, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, सबको साथ लेकर चलने की एक्सरसाइज है। तो इन बातों को ध्यान रख के लॉजिकली आप अपनी बात कहोगे, लॉजिकली सम अप करोगे, कंसेंसस स्टोरी बनाने में कंट्रीब्यूशन करोगे, और आपकी स्टोरी का ओरिजिनली कंटेंट अच्छा था, नरेशन बहुत अच्छा था, यहाँ पर टीम बिल्डिंग में आपके एफर्ट्स बहुत प्रोमिनेंट है, यू विल बी स्क्रीन्ड इन। और ये सब इम्प्रेस करने के लिए 1 या 2 मिनट का ही टाइम आपके पास होता है, बाकी डिस्कशन तो फिश मार्केट में ख़त्म हो जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस करके जाओ एंड इन चीज़ों को फॉलो करो। मैं यहाँ कराता हूँ प्रैक्टिस, यहाँ पर रोज़ अपनी क्लास में PPNDT प्रैक्टिस ज़रूर होती है। और उसके बाद में फिर हम सोशियोमेट्री भी करते हैं कि इनमें से एक को अगर हमें लेना है तो कौन होना चाहिए, एंड द ग्रुप गिव्स द नेम्स एंड दे ऑल एग्री। तो 1 या 2, भाई 10, 12, 15 के ग्रुप में आप 2 मान लो, तो वोटिंग हो गई, जो फर्स्ट और सेकंड आए उसमें, या थर्ड तक अगर 3 है, 3 लेने हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में फर्स्ट को ही हम प्रेफरेंस देते हैं कि यू आर एट द टॉप, दैट्स ऑल। बाकी सेकंड और थर्ड को भी अभी मेहनत करनी है, फर्स्ट पे आना है। ऐसी प्रैक्टिस आप भी करो अपने ग्रुप में, जो भी टाइम सूट करता हो ग्रुप बना लो, उसमें ग्रुप में प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना वहाँ पर आपको एडवांटेज मिलेगा। चलिए सुभाष जी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। और बाकी लोगों के भी जो क्वेश्चन होते हैं प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स बनाई इसीलिए है, आप कमेंट्स लिखिए एंड आई एम देयर टू हेल्प यू टू आंसर योर क्वेश्चंस। चलो तो आज का सेशन ख़त्म करते हैं, बाय बाय।